हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। और इस बार सभी को सिलेक्शन लेना है, उसके लिए निश्चित रूप से आप सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उत्कर्ष परिवार भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लगातार पूरी मेहनत कर रहे हैं कि भाई आपको इस भर्ती में सिलेक्शन दिलाएं हम। अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, तो हम ये चाहेंगे कि वो बच्चा हमसे पढ़ा हुआ हो। तो निश्चित रूप से हमें आपसे शायद ज़्यादा खुशी हो, आप लोगों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों, आप लोगों को पता है अपनी यूट्यूब पे लगातार मैराथन क्लासेस चलने वाली हैं और अभी भी अपनी जो क्लासेज हैं वो लगातार सुबह से शाम तक चली रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। और अब मैराथन क्लासेज भी आप लोगों की चल रही हैं और चलने वाली हैं। आप देख सकते हैं अपने बिहार उत्कर्ष चैनल को, लाइव क्लासेज में आके आप देखोगे तो आपको डेट वाइज पता लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट की मैराथन कब होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो पढ़ाने वाला हूं, जिनसे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। देखो, अक्सर ये दिक्कत आती है हमारे साथ कि भाई आपको ये फॉर्मूले जो वगैरह होते हैं इनको याद करने में समस्या होती है। तो आप सोचोगे कि कई ऐसी जगह मिल जाए, कोई एक जगह हमें सारे के सारे ही फॉर्मूले मिल जाएं, कोई एक जगह सारे के सारे ही फॉर्मूले मिल जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा आज की इस क्लास में आप लोगों के कि टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला बन सकते हैं उन सभी को मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। ओके बेटा, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को और पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा पूरी तरीके से। और जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है भाई, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अंक गणित में हमारे फॉर्मूला वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे काम करते हैं, बट एडवांस मैथ में हमारे फॉर्मूला होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग एडवांस मैथ से संबंधित अर्थमेटिक के जो इजी क्वेश्चन आएंगे उनको तो आप वैसे भी कर लेंगे और मेरी मैराथन क्लास आप जरूर देखेंगे 28 तारीख को, तो वहाँ पे भी आप लोगों को सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज के इस सेशन में एडवांस मैथ से संबंधित जो फॉर्मूले होते हैं उनको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, जिनसे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पे चैप्टर जो अपना है एरिया एंड वॉल्यूम या क्षेत्रफल तथा आयतन। एरिया एंड वॉल्यूम या क्षेत्रफल तथा आयतन। ओके भाई, देखो भाई, क्षेत्रफल तथा आयतन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास त्रिभुज, चतुर्भुज, जितने भी मतलब हम बात कर रहे हैं, क्लास का नाम क्या है आप लोगों को पता है, फॉर्मूला। तो जितने भी फॉर्मूला वगैरह बन सकते हैं, सब पॉसिबल जो चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो भाई, जब क्षेत्रफल तथा आयतन की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज। सबसे पहले बात करेंगे बेटा त्रिभुज। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने देखा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। बट त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। बट कई सारे त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है, जिनमें आधार और ऊंचाई आप लोगों को दिया हुआ नहीं होता है। तो उनको मैं सीक्वेंस वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बात आप लोग याद रखें कि भाई ABC, जहाँ पर भी मैं लिख दूँ ABC, आप समझ जाना इसका मतलब है त्रिभुज की भुजाएं। इसका मतलब क्या है बेटा? त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पे अगर मैं ABC लिख देता हूँ तो इसका मतलब त्रिभुज की भुजाएं होगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो दोस्त, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज में। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। विषम बाहु त्रिभुज में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्राइंगल। तो विषम बाहु त्रिभुज में देखो भाई, एक तो होता है हमारे पास इसका परिमाप। परिमाप याद रखोगे, तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा A + B + C। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखोगे दोस्तों, क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है वो हीरोन्स वाले फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। √ में S, S-A, S-B और S-C। S-A, S-B और S-C हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर S की बात की जाती है बेटा, S की बात की जाए तो S का मतलब अर्ध परिमाप होता है, यानी कि परिमाप का आधा। तो ये आपका परिमाप है, इसका आधा हम लोग कर देंगे तो हमें अर्ध परिमाप यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आप लोगों की बराबर होती हैं। ठीक है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये दोनों भुजा बराबर है, मान लो ये ए है तो ये भी ए और ये वाली मान लो बी है। ठीक है भाई, दो भुजा आप लोगों को दे रखी है। तो सबसे पहले भाई इसका परिमाप क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर की अगर बात की जाए बेटा, तो तीनों भुजाओं का योग होगा। ए और ए 2a होता है और प्लस में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये अपना समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे भाइयों, समबाहु त्रिभुज। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो भाई सबसे पहले परिमाप, तो परिमाप याद रखोगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है √3/2 गुणा भुजा, सॉरी ऊंचाई का बात बता दिया आप लोगों को। परिमाप यानी पेरीमीटर, ये 3 गुणा भुजा होता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा बेटा ऊंचाई की अगर बात करते हैं हम लोग, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई यानी कि हाइट होती है वो √3/2 गुणा भुजा होती है। परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। सारी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, आप लोग जानते हो सारी भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। तो जो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे वो अपनी √3/2 गुणा भुजा हो जाएगी, इसे हम लोग इसकी ऊंचाई कहेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है भाई, ये आपको याद हो गया। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत सारा फायदा इस क्लास से होने वाला है। इसके प्रिंटेड नोट्स हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, बिहार उत्कर्ष, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज या इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कह देंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो दोस्तों समकोण त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से होता है, जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक भुजा ए मान लो, एक भुजा बी मान लो, एक भुजा सी मान लो। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परिमाप क्या होगा। तो भाई परिमाप की अगर बात की जाए तो तीनों भुजाओं का योग होता है a + b + c। उसके बाद भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल की अगर एरिया की बात की जाए तो बेटा एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार a ऊंचाई b, तो 1/2 गुणा a गुणा b। और देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोगों को याद रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा बताओ। तो आप कह दोगे सर पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा होता है वो होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आ जाता है आपका आधार का स्क्वायर और प्लस में आ जाता है लंब का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स भी होते हैं, जो मान लो मैंने कहा आधार, लंब और कर्ण, तो आपको याद रखना है 3 4 5 का जोड़ा होता है, 5 12 13 का जोड़ा होता है भाई। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होता है। 7 24 25 का होता है बेटा, ये आपके डायरेक्ट काम आ सकते हैं। 8 15 17 का होता है। इसी प्रकार 20 21 और 29 का होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 9 40 और 41 का भी होता है, बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ, अलग से इधर लिख देता हूँ भाई। एक तो हो जाएगा 9 40 और 41, और एक होता है हमारे पास 20 21 और 29। ठीक है बेटा, इतनी सी बात जो है वो आप सभी भाइयों को याद रखनी है। ओके, तो देखो ये तो अपना त्रिभुज वाला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्भुज, बात करते हैं चतुर्भुज। ठीक है भाई, चतुर्भुज की हम लोग बात करते हैं। देखो भाई चतुर्भुज हमारा क्या होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज हमारे पास दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग। वर्ग यानी कि आपका जो स्क्वायर होता है। देखो भाई परिमाप, वर्ग का परिमाप, देखो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। भुजा को मैंने a मान लिया तो परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। और वर्ग के विकर्ण की अगर आप बात करोगे तो बेटा विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। और अगर वर्ग के क्षेत्रफल की आप बात करोगे तो क्षेत्रफल यानी एरिया ये होता है बेटा भुजा का स्क्वायर, या ऐसा भी कह सकते हो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। डी का मतलब विकर्ण होता है यहाँ पे, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है भाई, वर्ग परिमाप होता है 4 गुणा भुजा,
विकर्ण होता है आपका रूट 2 गुणा भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर आपको विकर्ण पता है तो आप 1/2 विकर्ण का स्क्वायर करके भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है बेटा आयत। सेकंड नंबर पे क्या आता है? आयत। आयत देखो सबसे पहले परिमाप, आयत में लंबाई और चौड़ाई दी गई होती है, तो परिमाप जो होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है भाई, मैं सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, आनी तो आपको पहले से ही चाहिए, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बेटा। और अगर विकर्ण की बात की जाए तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में L² प्लस B², अंडर रूट में L² प्लस B²। अगर बात की जाए दोस्तों क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल यानी एरिया, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास होता है। तीसरे नंबर पे आता है बेटा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज या रोम्बस इसको हम लोग नाम देते हैं, रोम्बस। ओके, देखो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों समचतुर्भुज का जो परिमाप हो जाएगा आपका वो 4a होता है। समचतुर्भुज में भी क्या होता है दोस्तों, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये a है तो ये भी a होता है, ये भी a होता है, ये भी a होता है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 4a हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। अब ये d1 d2 क्या है तो मैं बता दूँ, ये d1 d2 हैं आपके विकर्ण। एक तो भैया d1 और एक क्या है d2, तो d1 d2 क्या है आपके विकर्ण हैं, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले वाले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले विकर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, कई बार क्या करता है वो एक विकर्ण दे देता है और भुजा दे देता है, दूसरा विकर्ण पूछ लेता है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, देखो भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज आपके सामने इस प्रकार से ही होता है, बस आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज है ना। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, एक भुजा को a मान लो, एक भुजा को आप b मान लो। ये a है तो ये वाली भी a होगी, ये b है तो ये वाली भी b होगी। देखो यहाँ पे अगर परिमाप की बात की जाए, परिमाप, तो भैया देखो वो तो 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है, तो 2 गुणा a प्लस b। और देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्लियर हो गई बात? क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब मेरी बात सुनो, मान लो यहाँ से आपने लंब डाल दिया ये h1 मान लो, और इससे आपने लंब डाल दिया ये, इसको h2 मान लो। तो देखो भाई इसका क्षेत्रफल जब आप निकालोगे ना तो आधार गुणा ऊंचाई यानी b गुणा h1। और देखो क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जा सकता है, इसको आधार मानो इसको ऊंचाई मानो, यानी कि a गुणा h2। तो ये जो कंसेप्ट है ना इसके ऊपर सवाल बनता है। कैसा सवाल बनता है कि आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, ऐसे सवाल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आधार गुणा ऊंचाई बराबर आधार गुणा ऊंचाई, भाई क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा, तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ओके, देखो बेटा 5वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज, ठीक है बेटा। देखो समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है इस प्रकार से आपके सामने दोस्त एक आकृति आ जाएगी, इस प्रकार से एक आकृति आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये 2 समांतर भुजाएं इसकी होती हैं, इनके बीच की दूरी को हम h नाम देते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले अगर परिमाप की बात आ जाए तो परिमाप का मतलब तो होता है सारी भुजाओं का योग। देखो ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। तो परिमाप की अगर बात करें तो भैया a प्लस b प्लस सी, ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे d बना देता हूँ स्मॉल d। तो देखो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस में डी, ये तो इसका परिमाप हो गया। अगर बात की जाए बेटा इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा उनके बीच की दूरी। क्लियर हो गई बात? तो बेटा ये बात होती है हमारी चतुर्भुज की। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई वृत्त। वृत्त यानी कि सर्किल।
ठीक है भाई। सर्किल क्या होता है आप लोगों का आप जानते हो बेहतर तरीके से भाई। ये आपके सामने एक सर्किल है, सुनना भाई बात को, ये आपके सामने एक सर्किल है दोस्त, है ना। अब देखो ध्यान देते हुए चलना, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या है और साइड वाला हिस्सा परिधि होता है। तो देखो भाई मैंने कह दिया भाई त्रिज्या तो कितनी हो गई r, ठीक है, तो परिधि हो जाएगी बेटा 2πr। इसकी वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो हो जाता है भाई πr²। क्या हो जाता है πr², यहाँ पे हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगर आपको दे दिया जाए कोई त्रिज्य खंड, इस प्रकार से दे दिया जाए, मान लो ये वाला, ये आपको एक त्रिज्य खंड दे दिया, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये रेडियस r दे ही रखी है आप लोगों को, है ना। तो देखो भाई अगर त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बतानी हो, इसे अपन चाप कहते हैं, ये चाप है आपका, है ना। तो देखो बेटा चाप को L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर त्रिज्य खंड की चाप या इसका ये बाहर बाहर वाला हिस्सा बताना हो तो ये होता है 2πr θ/360, ठीक है। और अगर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना हो बेटा तो ये होता है πr² θ/360, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा हमारे पास देखो एक छोटा सा पोर्शन इसका और होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। छोटा सा पोर्शन और हमारे पास होता है अर्धवृत्त या सेमी सर्किल, जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त में क्या होता है, इस प्रकार से हमारे पास चीज़ें होती हैं। ये बना दीजिए भाई, ये अर्धवृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये r हो गया, ये भी आपका r हो गया, ठीक है। अब देखो पूरा हिस्सा 2πr होता है तो ये ऊपर वाला हिस्सा πr हो जाएगा। तो देखो भाई सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो देखो अर्धवृत्त का परिमाप होता है बेटा πr + 2r। क्या होता है πr प्लस में 2r। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 πr², ½ πr²। तो बेटा देखो ये चीज़ें आपको वृत्त में याद रखनी है, ठीक है भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे मैं लिखता हुआ चलता हूँ एक साथ। देखो भाई सबसे पहले आता है अपने पास, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो भाई घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। मैंने कहा यार घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है बेटा भुजा का क्यूब, ठीक है। उसके बाद आता है घनाभ। मैंने कहा यार घनाभ का क्षेत्रफल बताइए, घनाभ का क्षेत्रफल तो ये होता है बेटा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। अगर मैं आप लोगों से कह दूँ यार घनाभ का आयतन बताइए, घनाभ का आयतन बताइए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, तो याद रखोगे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूँ घन का विकर्ण, घन का विकर्ण मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इस चीज़ को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई घन का विकर्ण क्या होता है, ठीक है, तो भाई ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सब लोग। मैंने कहा यार घन का विकर्ण, तो देखो दोस्तों घन का जो विकर्ण होता है वो तो होता है √3a। क्या होता है √3a। और घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण, ए का मतलब है यहाँ पे भुजा, है ना। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है दोस्तों √ में L² + B² + H²। क्लियर हो गई बात, ये घनाभ का हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा एक तो होता है हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको तो हम लोग बोलते हैं 2πRh, r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। और एक होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है बेटा 2πRh + r, ठीक है। अगर बात की जाए बेलन का आयतन क्या होता है, अगर बात की जाए बेटा बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने कहा भाई बेलन के बाद गोला आ जाएगा, तो भाई एक तो आपको याद रखना है बेटा गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं। एक तो आपको याद रखना है भाई गोले का क्षेत्रफल,
तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो होता है 4πr²। देखो सबसे ज़्यादा फॉर्मूले क्षेत्रफल आयतन में ही होते हैं, बाकी जगह इतना याद नहीं करना है, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल हो गया, और एक होता है बेटा गोले का आयतन, गोले का आयतन, ओके। तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3πr³, ओके भाई। उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास शंकु, ठीक है, शंकु। तो एक तो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बाहर बाहर का एरिया, तो ये तो होता है बेटा πrl, एल का मतलब यहाँ तिर्यक ऊंचाई होता है ना। और एक हमारे पास होता है भाई शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये ध्यान रहे भाई, पढ़ाने में तो इस टॉपिक को 15 दिन लग जाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πr, और कोष्टक में आ जाएगा l+r, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो आप याद रखोगे बेटा ये होता है 1/3πr², 1/3πr², ओके। छिन्नक का भी पार्ट होता है, लेकिन वो हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, इस बात का मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। देखो क्षेत्रफल आयतन मैंने कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है, क्षेत्रफल आयतन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप लोगों को याद रखना होगा लाल बट्टे कक्का। सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा बेटा, लाल बट्टे कक्का आपको याद रखना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे आप साइन थीटा लिखते हो, यहाँ पे आप कोस थीटा लिखते हो, यहाँ पे आप टेन थीटा लिखते हो, ये आपका कोट थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, ये आपका कोसेक थीटा होता है, ठीक है भाइयों। अब सुनना मेरी बात, लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या होता है, लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या होता है, इसको भी आप समझ लें कि भाई देखो अगर आप लोगों को कभी भी यहाँ पे देखो सुनो, ए का मतलब यहाँ बेस है यानी आधार, एल का मतलब लंब है यानी परपेंडिकुलर, और के का मतलब कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस। तो देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो बेटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा निकालना है तो लंब बटा आधार होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। अगर आपको कोट थीटा निकालना है बेटा, तो देखो वो आधार बटे लंब होता है, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अगर आप सेक थीटा निकालोगे तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में दुनिया भर के सूत्र बनते हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही याद करेंगे, ठीक है बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो बेटा आपने यहाँ पे क्या देखा कि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। भाई साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। तो देखो भाई आप यहाँ पे लिख दोगे इसको कि यार साइन थीटा जो होता है वो होता है 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, 1/, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और कोसेक 1/, साइन, इन दोनों को गुणा भी कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हो सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। ये आप इधर भेजोगे तो क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। अगर आप इसको इधर ले आओ ना तो आप ये कह सकते हो कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे टेन और कोट बेटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर 1/, कोट होता है। अगर आप इसको इधर ले आओ तो आप ये कह सकते हो कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है, तो आप कह दोगे सर ये भी क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमारे पास यहाँ बन गए। आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि टेन थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और अगर कोट थीटा निकालोगे तो उल्टा होगा, तो कोट थीटा आपका जो होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा हमारे पास होता है। इतनी सी बात आपको और याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है बेटा सुनो, आप याद रखोगे कि भाई साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, यानी कि साइन को आप कोस में चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी कि कोस को साइन में चेंज कर सकते हो। साइन और कोस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लो साइन 70 है तो कोस 20 आएगा, बस कोणों का योग 90 होना चाहिए, ठीक है।
देखो ध्यान दे लो, इसी प्रकार आप टेन और कोट को लिख सकते हो कि भाई टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कोट थीटा होता है, तथा कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका टेन थीटा होता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हम लोग सेक और कोसेक को लिख सकते हैं कि भाई सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, सेक थीटा आपका होता है। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं भाई। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है ना बात। इसको उधर भेज दो तो आप ये भी कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को भेजोगे तो ये कह सकते हो कि सर कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा, एक तो ये होता है। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, एक तो ये बनता है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखो टेन स्क्वायर को 1 को उधर भेजो पहले तो मैं ये कह दूंगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 10 को इधर लाओ 1 को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। क्लियर बात, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे वो ये बनेगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप 1 को उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये होता है बेटा कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार अगर इसको इधर ले आऊँ और 1 को उधर भेज दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपका 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट और लिखा देता हूँ। देखो अगर आप लोगों को कभी भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अगर कोस 2 थीटा का निकालना हो तो ये होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर अपने को टेन 2 थीटा की ज़रूरत पड़ जाए तो ये होता है बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सभी भाइयों को समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले भी आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। क्लियर भाई, बताओ भाई। देख सकते हैं आप सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्री को, यहाँ पे इनसे संबंधित ही सवाल आएगा बेटा। सवाल आएगा तो देखो ये एक पेज ये वाला और एक पेज ये वाला, दोनों के आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इनसे संबंधित ही सवाल आपके पेपर में आएगा। इनसे बाहर कोई सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, इस बात का मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को सब भाई। अर्थमेटिक में फॉर्मूले नहीं होते हैं, एडवांस में बेटा फॉर्मूले होते हैं, तो इस वजह से अपने को यहाँ पे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। ओके, एक हमारे पास ये वाली स्लाइड है। ठीक है बच्चों, देखो अब अपन बढ़ते हैं बेटा बीज गणित की तरफ। बीज गणित यानी अलजेब्रा, और अलजेब्रा में अपन से ज़्यादा फॉर्मूले वो नहीं पूछेगा, क्योंकि अलजेब्रा में अपने को दो ही बातें पढ़नी होती हैं। एक द्विघात समीकरण है, एक आपका रैखिक समीकरण है। ये दो ही चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, बट फिर भी छोटे मोटे जो फॉर्मूले होते हैं एक बार मैं उनको लिखवा देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, बट अपने लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। देखो बेटा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में आता है a प्लस बी। ओके,
अगर मैं कह दूँ भाई a माइनस बी का होल क्यूब बता दो, तो ये होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में आता है a माइनस बी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो याद रखना ए प्लस बी और आगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा। और अगर मैं कह दूँ भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो ए माइनस बी और आगे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है बात। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इससे भी सीधा सवाल बन जाता है। ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। देखो इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। देखो बेटा दो लाइन देगा आपको, मान लो एक लाइन का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और मान लो दोस्तों दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये मान लो भाई दूसरी रेखा का समीकरण है। देखो बेटा क्या क्या कंडीशन यहाँ पे बनेंगी। पहली कंडीशन बेटा ये होती है कि अगर, ये बात मैंने आपको यूट्यूब क्लास में भी बताई है, अगर a1 बटा a2 ये बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो बेटा यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है। और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। और तीसरी बात कि इनका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, यानी कि निकाय संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है भाई, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होंगी। अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो रेखाएं समांतर होंगी। दूसरी बात, रेखाएं समांतर हो गई। दूसरी बात, इनका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। और तीसरी बात ये होगी बेटा कि भाई निकाय जो है वो जब कोई हल ही नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, निकाय असंगत होगा। ओके। तीसरा जो सवाल यहाँ से रेखाओं से बनता है बेटा आपके पास वो ये बनेगा कि यदि a1 बटे a2 ये बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और ये बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, ये अगर ऐसा हो जाए बाई चांस, तो देखो भाई पहली बात तो ये कि रेखाएं संपाती होंगी, यानी ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है बेटा। दूसरी बात होगी कि भाई इनके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरी बात बेटा ये है कि निकाय संगत होगा। जब हल होते हैं तो निकाय संगत होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इनके ऊपर हमारे पास बनेगा सवाल। ठीक है। याद रखें a1 a2 b1 b2 ये x और y के गुणांक हैं। a1 a2 b1 b2 क्या है बेटा, तो ये x और y के क्या हैं, हमारे गुणांक हैं। ठीक है। जहाँ पे ये दोनों रेखा काटेंगी उनको अपन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो x और y के जो मान आएंगे वो उसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करते हैं बेटा, काटती हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा भाइयों वो बनेगा आपका द्विघात समीकरण। क्या बनने वाला है, वो बनेगा आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई अगर आप लोगों को दिया हुआ हो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ से जो श्रीधराचार्य विधि से x का मान आता है वो होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आएगा 2a। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ABC क्या है बेटा, देखो a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है।
बी का मतलब होता है आपका x का गुणांक, और सी का मतलब होता है आपका अचर पद। सी का मतलब क्या होता है बेटा? अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, x के जो मान होते हैं, x के मानों को हम लोग मूल कहते हैं। x के मान जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मूल बोलते हैं। ठीक है, मूल या शून्यक, मूल या शून्यक बोलते हैं, जीरोज है ना, रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में। देखो बेटा, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप ये ना करना चाहो और डायरेक्ट आप लोगों को मूलों का योग निकालना हो, मूलों का योग, डायरेक्ट मूलों का योग निकालना हो, तो आप माइनस का b अपॉन ए कर सकते हो। b अपॉन ए, b क्या है बेटा? x का गुणांक, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणा निकालना है, गुणनफल, तो आप डायरेक्ट बेटा c अपॉन ए कर सकते हो। क्या कर सकते हो? c अपॉन ए कर सकते हो, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सुनो, अगर कभी भी आपको दो मूल दे दे और आपसे कहे कि इसका समीकरण बनाओ, तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू में आ जाएगा x, और बेटा प्लस में आता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और बराबर में क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा मेरे बेटा? ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो, ये दो तीन बातें थी जो अलजेब्रा से संबंधित हम लोगों से पूछी जा सकती थी। अब देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे सिलेबस में ज्योमेट्री का भी पार्ट है। अब थोड़ा बहुत कोई कोणीय रेखा आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाने में तो 20 दिन लग जाते हैं, लेकिन देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है। देखो भाई, अपन नॉर्मल जो मोटी मोटी सी बात है, कुछ कोणों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई कोण हमसे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, या कौन सी बात पे सवाल बन सकते हैं, वो सारी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना आप लोग। ओके, मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं बेटा, और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं ये वाली, और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। और सुनो, ये एंगल 1, 2, 3 और 4 मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पे नाम दे दिया बेटा इस कोणों को। जैसे मान लो ये वाला कोण 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 है, और ये वाला कोण क्या है? 8 है। ऐसा मैंने यहाँ पे नाम दिया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओके, भाइयों ध्यान से मेरी बात को आप सुनने और समझने का प्रयास करना। देखो भाई, आपके पास कोण कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, एक तो होता है बेटा संगत कोण। क्या होते हैं? संगत कोण। और संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। जैसे 5 जो है ना वो 1 के संगत है। जैसे मैं कह दूंगा एंगल 5 बराबर एंगल 1 हो जाएगा, कोमा। देखो 4, देखो 1 तो 5 के बराबर, 2 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 जो है वो आपका एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार बेटा एंगल 4 8 के बराबर, और 3 7 के बराबर। 4 हो जाएगा 8 के बराबर, और 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 के बराबर। ठीक है बेटा, देखो भाई दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3। ठीक है, और बेटा 2 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक है, ऐसे ही 5 तो 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 7। और ऐसे ही बेटा जो 6 है वो 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा एकांतर कोण। क्या आते हैं? एकांतर कोण आते हैं। एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, एकांतर कोण जेड की आकृति में जो बनते हैं। जैसे एंगल 3 जो है ना वो 5 के बराबर आएगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर आ जाएगा। और इस प्रकार जब जाओगे तो 2 जो है वो 8 के बराबर आ जाएगा, एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? एंगल 8 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कोण हो गए जो हमारे अक्सर करके काम आ जाते हैं। अब आगे देखना बेटा, आप लोग बात सुनना मेरी आप ध्यान से। क्या होता है कि मान लो कोई भी त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है, अगर कभी भी किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो उन भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो उनके सामने के कोण कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, अगर मान लो इस प्रकार से कोई त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग। आपको मान लो कोई त्रिभुज दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है बेटा, मान लो यहाँ पे ए नाम दे दिया,
यहाँ पे मैंने इसको बी नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने इसको सी नाम दे दिया। तो सुनो, मैं ये कहूँगा कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ना, इसका मान अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये वाला कोण ए और बी के योग के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला कोण निकालना है ना, तो बी और सी के योग के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार मान लो ये वाला कोण निकालना है ना, तो ए और सी के बराबर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है दोस्तों, वो अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, देखो अक्सर करके ना त्रिभुज से कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से पूछे गए हैं। जैसे मान लो आप लोगों को एक त्रिभुज दे देगा इस प्रकार से, ध्यान से सुनना लेकिन सवाल को, आप लोग एक त्रिभुज दे दिया, फिर आपसे कहेगा मान लो ये त्रिभुज है अपने पास ए बी और सी, ये त्रिभुज आप लोगों को दे दिया ए बी और सी, यहाँ पे कोई एंगल दे दिया आप लोगों को ये वाला एंगल ये वाला, इन दोनों का कोण समद्विभाजक, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लो इसका कोण समद्विभाजक ये और इसका कोण समद्विभाजक ये, मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, आपसे पूछेगा बताओ ये वाला कोण कितना होगा, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन्स हैं, ये कोण समद्विभाजक है, तो याद रखो ये वाला कोण सामने वाले का आधा होगा, यानी कि ये आ जाएगा एंगल a/2। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एंगल a/2 आ जाएगा। क्लियर है कि एंगल a/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान दे लो, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है। सवाल क्या है, इधर ध्यान देना। मान लो मैंने कहा भाई इस प्रकार से कोई त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ए बी और सी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तो है बेटा इस पे लंब, ये तो क्या है लंब, और ये है कोण समद्विभाजक रेखा जो इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, ये वाली, ये कोण समद्विभाजक रेखा ये वाली, और ये लंब है। तो आपसे पूछेगा देखो ये मान लो m है, ये n है, तो आपसे ये वाला कोण पूछेगा MAN बताओ, एंगल MAN बताओ। तो याद रखोगे ये जो कोण आता है ना, ये इन दोनों कोणों के डिफरेंस का आधा आता है, मतलब एंगल B माइनस एंगल C का आधा होता है। तो बेटा इस पे भी डायरेक्ट आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। समझ गए बात को? देखो ध्यान दे लो, आगे आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है ना, वो होता है देखो बेटा, एक तो अंत्य केंद्र वाला सिस्टम होता है, अंत्य केंद्र यानी कि इन सेंटर। ज्योमेट्री में देखो बेटा ध्यान दो, अगर कोई त्रिभुज है और यहाँ पे त्रिभुज का कोई अंत्य केंद्र आई आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, मान लो ये ABC है, तो याद रखोगे कि एंगल BIC जो बनता है, यहाँ पे जो ये कोण बनता है ना, ये 90 प्लस सामने वाले का आधा बनता है, 90 प्लस सामने वाले का आधा। अंत्य केंद्र में जो ये वाला एंगल बनता है, ये 90 प्लस a का आधा बनेगा अंत्य केंद्र में। ठीक है बेटा, उसके बाद एक मेरे पास होता है भाई परिकेंद्र। क्या होता है दोस्तों, परिकेंद्र मेरे पास होता है। परिकेंद्र में क्या होता है, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है यहाँ पे, ये मान लिया मैंने ABC, ये मान लिया कि इसका परिकेंद्र यहाँ पर है P नाम दे दिया मैंने इसको। तो एंगल BPC, ये जो एंगल होगा ना बेटा, ये सामने वाले का दोगुना होता है। ये क्या होता है, सामने वाले का दोगुना होता है। एंगल BPC की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सामने वाले का दोगुना होता है। और एक होता है बेटा लंब केंद्र, एक क्या होता है लंब केंद्र होता है, एक क्या होता है लंब केंद्र होता है। और लंब केंद्र में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लंब केंद्र मैंने बना दिया, ये आपके पास है बेटा ABC, और यहाँ पे मैंने लंब केंद्र बना दिया आप लोगों के सामने मान लो O, तो एंगल BOC, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल BOC जो होगा बेटा, ये होता है 180 में से सामने वाला घटा दो, 180 में से सामने वाला घटा दो। ओके, उसके बाद आता है बेटा आपके पास केंद्रक। देखो केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। मान लो यहाँ पे केंद्रक है, ये कोई माध्यिका यहाँ पे केंद्रक है, तो याद रखोगे जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक जो होता है बेटा वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में यहाँ पे बांटता है। अब देखो ऐसे जैसे त्रिभुज आ गए, ऐसे ही चतुर्भुज से बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं, ऐसी आपके व्रत से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। बट व्रत में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे लो। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, कोई भी आपके पास सर्किल है, मान लो ये आपने सर्किल बनाया, तो देखो सर्किल के बाह्य बिंदु से आप यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा बना सकते हो बस। और याद रखना इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। मान लो ये PA है, ये PB है, तो मैं ये कह सकता हूँ प्यारे बच्चों PA जो है वो PB के बराबर होगा। याद रखो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कोई भी वृत्त होता है, अगर वृत्त की स्पर्श रेखा को आप वृत्त की त्रिज्या के साथ मिला देते हो तो कोण 90 डिग्री का बनता है। ये वाला एंगल अगर वृत्त की स्पर्श रेखा को त्रिज्या के साथ मिला दोगे 90 का बनेगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा है, त्रिज्या के साथ मिला दोगे कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा।
ठीक है बेटा, ये याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मान लो कोई सर्किल आपको दे रखा है, ये जीवा है, अगर केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है, अगर केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो दोस्तों ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाएगा तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। दूसरी बात याद रखोगे, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये इसका व्यास बना दिया, अगर मैं व्यास बनाऊंगा तो ऊपर अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बनाया जाएगा तो 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये क्या है मेरे बच्चे, ये आपको अगर व्यास दिया हुआ है तो अर्धवृत्त में बनाया गया कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। याद रखोगे प्यारे बच्चों, अगर मान लो इस प्रकार से कोई सर्किल आप लोगों को दे रखा है, दो जीवा दे रखे हैं यहाँ पे, एक ए मान लो यहाँ पे ए बी और एक सी डी मान लो, और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, तो याद रखोगे पी ए इंटू पी बी का जो मान होता है, पी ए इंटू पी बी का जो मान होता है वो पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पी सी इंटू पी डी के। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको ये दो जीवाएं बाहर मिलती हुई दिखाई दें, ऐसे ये दो जीवाएं हैं, बाहर मिला दिया बिंदु पी पर, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो भी याद रखोगे पी ए इंटू पी बी का जो मान होता है, पी ए इंटू पी बी का जो मान आपका होता है वो पी सी इंटू पी डी के मान के बराबर होता है, पी सी इंटू पी डी के मान के बराबर होता है। ओके, इसी प्रकार जैसे मान लो दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए कि यार ये सर्किल है कोई, है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट है बेटा पी, यहाँ पर क्या है कोई पॉइंट है पी, मान लो दोस्त इससे यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाई और ये अपने पास एक छेदक रेखा यहाँ मिला दिया, ये ए मान लो, ये बी मान लो और यहाँ पे मान लो बेटा टी, तो याद रखोगे पी टी का स्क्वायर, क्या पी टी का स्क्वायर जो होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। क्या होता है बेटा, पी ए इंटू पी बी आपका होता है पी टी का जो स्क्वायर होता है। एक याद रखोगे। दूसरी बात याद रखोगे कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का हमेशा डबल होगा। मान लो ये जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है, अगर ये जीवा यहाँ परिधि पे कोण बना रही है बेटा थीटा डिग्री का, तो याद रखोगे जीवा केंद्र पे जो कोण बनाएगी वो कितने का बनाएगी बेटा, 2 थीटा का बनाएगी। केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। बोलो भाई, इतनी सी बात आप लोगों को याद रह जाएगी क्या। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए सारे कोण बराबर होते हैं। मान लो ये जीवा है, इसने यहाँ वाला कोण बनाया, अगर ये थीटा है तो यही जीवा अगर यहाँ कोण बनाएगी बेटा ये भी थीटा होगा, अगर यही जीवा यहाँ कोण बनाएगी तो बेटा ये भी थीटा होगा। तो जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। देखो बेटा, अगर किसी वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज बना दिया जाए जो इसके चारों शीर्षों वृत्त के परिधि पे स्थित हो, मान लो ये चतुर्भुज हमने बना दिया जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं और आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी आपका 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ओके बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक बचा जो अपना लास्ट बचा है उसे अपन कह देंगे निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखोगे बेटा, सबसे पहले अपन यहाँ पे अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपका ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु ओ के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये माइनस का एक्स होता है, ये माइनस का वाई होता है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये वाई का मान भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स का मान माइनस में होता है, वाई का मान प्लस में होता है। देखो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बेटा सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और फोर्थ। देखो यहाँ एक्स का मान भी प्लस का, वाई का भी प्लस का, यहाँ एक्स का माइनस होता है, वाई प्लस होता है। यहाँ देखो एक्स का भी माइनस है, वाई का भी माइनस है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक्स का तो प्लस होता है और वाई का क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, पहले एक्स का मान आता है बाद में वाई का मान आता है, पहले एक्स का मान आता है बाद में वाई का मान आता है। ये बात ध्यान रखोगे। एक्स के मान को हम लोग बोलते हैं भुज या एब्सिसा और वाई के मान को हम लोग बोलते हैं बेटा कोटि। वाई के मान को क्या बोलते हैं, कोटि हम लोग बोलते हैं। देखो अगर इससे कोई सवाल आए तो क्या आएगा, सबसे पहले बस एक सिंपल सा सवाल आएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई दो बिंदु आप लोगों को दिए गए हैं, एक बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1 और एक बिंदु के आपके निर्देशांक है बेटा x2 y2। ठीक है, ये आपके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो कभी भी आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी होना तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, याद रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है।
और कभी भी दोस्तों आप लोगों के सामने ऐसा आ जाए, देखो ध्यान दे लो कि भाई आपको ना कोई रेखा दे रखी है, यहाँ पे कोई रेखा आप लोगों को दे रखी है ये इस प्रकार से। मान लो दोस्त ये ए है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, ये बी है जिसके निर्देशांक हैं आपके x2 y2, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं xy। मान लो ये इस रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखेंगे x का जो मान आएगा, यहाँ से जो x का मान आएगा, अंत्य विभाजन कहते हैं इसको, x का मान आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ से जो y का मान आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। एक लास्ट बात आप याद रखोगे यहाँ पे कि अगर मान लो कोई भी रेखा आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे इस प्रकार से, मान लो ये a है जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और मान लो ये b है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है P, ठीक है। मान लो P क्या है, P मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। P क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। तो याद रखोगे P अगर इसके निर्देशांक अगर x और y है ना, तो देखो ध्यान दो, x का मान कैसा आएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y का मान आ जाएगा बेटा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है भाई। तो दोस्तों इस 1 घंटे के वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एडवांस मैथ के वो फॉर्मूले लिखवा दिए हैं जो आपके काम आएंगे। अगर पेपर में सवाल आया तो इन फॉर्मूलों से आएगा, और अगर सवाल नहीं आया तो भैया देखो इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ। अर्थमेटिक का मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए 28 तारीख को लेके आ रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। दोपहर 12 बजे हमारी बहुत लंबी क्लास होगी, और आप इस वीडियो को भी अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। 1 घंटे तक बिना थके, बिना पानी पिए, बिना सांस लिए, बिना रुके मैंने आप लोगों को ये क्लास लिए। गले में भी दर्द मेरे होने लग गया है क्योंकि पानी तक मैंने नहीं पिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे लिए इतना तो करोगे ही करोगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, पक्का शेयर करना है। 1 घंटे में कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, भरपूर लाइक करना है, भरपूर शेयर करना है, और मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।